हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चे। हम लोग प्रत्येक संडे को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 11 आपका अभी चल रहा है। और चैप्टर 11 का ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके पहले 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। प्रत्येक लेक्चर को यदि सीरियली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ नज़र आएगा, बहुत सारे नए नए बातों की जानकारी आपको नज़र आएगी। लेकिन यदि पिछले क्लास को याद रखते हुए अगला चैप्टर को पढ़ते हैं, अगले लेक्चर को पढ़ते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और यदि पिछले लेक्चर को कंप्लीट जीरो लेवल पे ले जाके यदि हम लोग अगला लेक्चर सुनते हैं तो थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन आज का लेक्चर, बाकी वो 3 लेक्चर में एक दूसरे से रिलेशन था, लेकिन आज का लेक्चर कंप्लीट अलग टाइप का होगा। थोड़ा थोड़ा पीछे के बात को यूज करेंगे, लेकिन नई बात सब होंगे। चलिए आइए, तो हम लोग तैयार हो जाइए। और आज हम लोग के पास जो टॉपिक है चैप्टर 11 का, जो मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है, वो है डी ब्रॉगली वेव्स एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेव्स और मैटर वेवलेंथ। तो इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल बोलने का मतलब आप लोग को ये समझना है कि जिस पार्टिकल में मास है और यदि वो पार्टिकल मूव करता है, गति करता है, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होते हैं, उसके साथ तरंग संबद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्य तरंगें। उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर वेव्स। और उस वेव्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है लुइस डी ब्रॉगली। तो उन्हीं के नाम पर यह आ गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेव्स। तो हम लोग उसी का चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाइए कंप्लीट रूप से सुनने समझने के लिए। चूँकि मॉडर्न फिजिक्स का ये जो चैप्टर चल रहा है काफ़ी मालदार चैप्टर है। अब आप समझ गए चैप्टर मालदार होने का मतलब क्या है। हर एंगल से, चाहे वो कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ भी ये अच्छा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें, कोई भी बोर्ड, उस सभी में इसका क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आता है। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर को जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे, कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमारा चैप्टर बदल जाएगा और फिर दोबारा इस पर नज़र नहीं आ पाएगा। और 3 से 4 दिन के अंदर आपके इसके लगभग 50 ऑब्जेक्टिव मैं तैयार कर चुका हूँ, जो आपके सामने रहेगा। मतलब इसके जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से 8-10 ऑब्जेक्टिव को निकालने का मैं प्रयास किया हूँ। कहीं 2-3 निकला है, कहीं 7-8 निकला है। उस ऑब्जेक्टिव को आपके सामने रखेंगे और उसको फिर टेस्ट के रूप में पूछेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर का एक बार रिवीजन फिर से हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का जब आप कल सॉल्यूशन सुनेंगे तो लगेगा हाँ, पूरा चैप्टर एक बार हमको रिवाइज हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के 2-3 उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो होगी ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरे चैप्टर का एक बार अगेन रिवीजन होता है। यही मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सॉल्यूशन का मेरा उद्देश्य है। तो चलिए आइए आप लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे सामने टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मैटर, मीन्स मैटर वेव्स। कोई भी पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल चार्ज वाला हो या विदाउट चार्ज वाला हो, ये नहीं समझना है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल भी है। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के बारे में भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सोच सकते हैं और न्यूट्रॉन के बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल की बातें यहाँ होगी, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम आगे आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि जो वेव्स यहाँ बनेंगे उसका वेवलेंथ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये प्रूव करके आपको दिखाएंगे। वह मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये बातें आपको अगले आगे जाके अपने आप प्रूफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम बच्चे यहाँ पर देखेंगे
चलिए, तैयार हो गए आप लोग? आपके सामने यहाँ पर टर्म है मैटर वेव्स। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्य तरंगे, या इसको कहेंगे डी ब्रॉगली वेव्स बोलेंगे इसको, डी ब्रॉगली बोलेंगे इसको। चूंकि उनका नाम यहाँ पर आ गया कि डी ब्रॉगली साहब ने ही इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, इसीलिए उनके नाम पर इस वेब का नाम पड़ गया है। तो क्या है, अभी समझा रहे थे आपको, वही चीज़ है जो बातें बोला गया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल, द्रव्यात्मक कण यदि गति करता है तो उसके साथ तरंग भी संबद्ध होता है। ड्वेल नेचर, कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी गमन हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ गमन होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। यही डी ब्रॉगली साहब ने बताया था। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे, तो आप कण के बारे में बात कर रहे हैं सर, क्या हम पत्थर फेंक दें हवा में उसके साथ भी तरंग संबंध हो गए? तो हम कहेंगे यस, उसके साथ भी तरंग संबंध होते हैं। फिर इसको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया में प्रत्येक वस्तुओं के बीच लग रहा है। यदि दो स्टूडेंट अगल बगल बैठे हैं, उनके सिर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो क्या वो दोनों चिपक जाते हैं? नहीं सर, लेकिन वो बल लगता है, लेकिन वह बल इतना कमज़ोर होता है कि उसका हम लोग को अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो जो पत्थर फेंकेंगे यहाँ भी तरंग होगा, लेकिन इस तरंग का अनुभव हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यह कहना यही हुआ कि जितने भी वस्तु या कण गति करेंगे सबके साथ तरंग संबद्ध होता है। उसी तरंग का नाम है द्रव्य तरंग। क्या नाम है? द्रव्य तरंग, जिसको यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे। द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर नॉन एज डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। राइट? तो कह रहा है कि गतिशील द्रव्यात्मक कण तरंग संबद्ध होता है, जिसे द्रव्य तरंगें या डी ब्रॉगली तरंगें। अब चले आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस में क्या बोल दिया है, ध्यान दोगे। फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं, वो फिजिस्ट हैं, लुइस डी ब्रॉगली, पूरा नाम है लुइस डी ब्रॉगली। उन्होंने सजेस्ट किया था कि पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी बोला गया, चार्जलेस पार्टिकल है ना, हैव ऑल्सो ड्वेल नेचर। क्या है? ड्वेल नेचर। मटेरियल पार्टिकल कैन बिहेव्स बोथ एज वेल एज पार्टिकल्स। तो यहां पर कहा गया है कि फ्रेंच भौतिक शास्त्री लुइस ने बताया कि
द्रव्यात्मक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब गति करता है तो उसमें द्वैत प्रकृति ड्वेल नेचर होता है। मतलब कण और तरंग दोनों के रूप में वो गमन करता है, यही बात उन्होंने बोला है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वेव्स के बारे में बात हुई। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह उदासीन कण के साथ भी संबद्ध होता है और आवेशित कण के साथ भी संबद्ध होता है। माने आवेशित कण यदि त्वरित होता है तो वहाँ भी मैटर वेव्स होंगे, उदासीन कण यदि त्वरित होते हैं तो वहाँ भी मैटर वेव्स होंगे। लेकिन आप लोगों ने लाइफ में सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पत्ति एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल के कारण होता है। त्वरित आवेशित कण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? नहीं बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे? क्योंकि वहाँ निश्चित है कि वह सिर्फ आवेशित कण के त्वरित होने के कारण उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन मटेरियल पार्टिकल जो है उदासीन कण के कारण भी होता है। तो याद रखेंगे ये सब बातें, ऑब्जेक्टिव में आपको फंस जाएंगे। चेंज करूं पेज। अब हम लोग यहां पर बातें करेंगे डी ब्रोगली आशुतोष आनंद कुछ पूछना चाहते हैं आप क्या? टिपिर टिपिर कर रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। बोलना कौन जरूरी है? अब तो दिख रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन खाली पूछना, डिस्टर्ब मत करो। डी ब्रोगली वेवलेंथ wavelength of waves associated with moving material particles is known as de Broglie wavelength। इसको हिंदी में लिखेंगे गतिशील द्रव्यात्मक कण के साथ
संबंध तरंग के तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अब इसी तरंगदैर्घ्य के बारे में फार्मूला डिराइव करने का आता है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। गति कर रहा है तो वेलोसिटी कुछ होगा। फिर पूछ देगा रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम। फिर कह देगा रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और विभवांतर के बीच संबंध। फिर पूछ देगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच संबंध। तो ये सारे संबंध आपके सामने अभी स्टेप बाय स्टेप आने वाले हैं और उन सभी संबंध से कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारी बातें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पूरा मन लगा के सुनते रहने का जरूरत है। चलिए अब यहाँ पर जो देखेंगे ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रॉगली जो भी है सिंबल क्या दिया है, लेम्डा। तो सारे बच्चों को पता है कि लेम्डा होता ही है। तो ध्यान देंगे गौर से यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ बोलना चाह रहा है कि यदि कोई पार्टिकल आपका गति करेगा, मोशन में होगा, पार्टिकल मोशन करता है तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो वेलोसिटी यदि भी मान लेते हैं स्मॉल भी, चूँकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा से भी 2 बार यूज होगा, वेलोसिटी वर्ड भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड भी होगा। तो दोनों में भी हुआ आएगा। तो वेलोसिटी को स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल भी से। इसको ध्यान रखिएगा, एक ही फार्मूला में दोनों भी रहेगा। तो ये पार्टिकल आपका है, कण है, ये गति कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ। तो इसके साथ तरंग एसोसिएट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ तरंग भी गमन करेंगे, वे भी एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, भर से आप लोगों को याद होगा सर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, यह लेंथ तुम्हारा कौन सी है, लैम्डा है ना नॉलेज में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। फिर ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ, ये भी लेंथ क्या हुआ तुम्हारा, लैम्डा हुआ। यही लैम्डा कहलाता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही है आपका लैम्डा। ये इसको दिमाग में आ गया, फिगर में आ गया। ओ अच्छा, वेव एसोसिएट होगा, लैम्डा मेरा यही है। मतलब वेवलेंथ क्या है, जो जनरल वेवलेंथ के बारे में बात होती थी कि सर वेव जब प्रोपगेट करता है तो जितने टाइम में एक पार्टिकल कंप्लीट ऑसिलेशन करता पूरा करता है, सेम टाइम में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है वही डिस्टेंस आपका क्या है, वेवलेंथ है। और 9th क्लास के अनुसार हम लोग जो पढ़ते थे हाई स्कूल के लेवल में, 2 लगातार स्ट्रिंग के बीच की दूरी को या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ये बच्चे क्लास में सुने थे हम लोग। तो उसको सोचें या ऐसे सोचें, दोनों सेम ही बात है, बस थोड़ा घुमा फिरा के कान पकड़ने की बात है। तो यहाँ पर कहेगा कि लैम्डा और ये वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है। पार्टिकल है तो उसका मास भी कुछ ना कुछ होंगे, तो मास है तो m मानेंगे, मोमेंटम है तो p मानेंगे। तो ये सारे रिलेशन अभी हम लोग के सामने आने वाला है। तैयार हैं आप लोग? चलिए अब इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, तो जैसे कल्पना करो, सिंपल बात है, माइंड में आपको दे रहा हूं मैं। ये कंडक्टर है, चालक है, इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिगजैग पाथ में गति करता है, उसका कोई प्रॉपर कैलकुलेशन संभव नहीं है। लेकिन जैसे प्लस यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ माइनस जोड़ देंगे, तो यहाँ दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कि नहीं। और जैसे डेवलप होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड सभी फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ एक दिशा में गति करेंगे।
तो वहाँ पर उसमें वेलोसिटी आ जाएगा, तो जो गति करेंगे उसके साथ वेव भी एसोसिएट होंगे। यदि आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ज़रूर देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है सर। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गति करता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का मास है m, वेलोसिटी है v, वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिएगा वेव एसोसिएट होते हैं। जरूर ये थ्योरी आपको पढ़ा होगा केमिस्ट्री क्लास में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके साथ भी वेव संबद्ध होते हैं। फिर हम लोग 12वां चैप्टर जाएंगे, फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर ये बातें आएगी, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ से हमारा इसका कोई गप नहीं है, इसको हटाते हैं। अब रही बात कि सर ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा क्या? आइए गौर से देखिए, ये जो वेवलेंथ लैम्डा है, इस पार्टिकल का मोमेंटम, मोमेंटम हिंदी जानते हैं सबको, संवेग। यदि मोमेंटम p है तो यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रूफ करके दिखाएंगे, पहले डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा लेमडा बराबर h/p होता है। क्या होता है? h/p। h क्या है दर्शक आप लोग जानते होंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? जिसका वैल्यू, यूनिट, सब चीज जानते हैं आप लोग। चलिए बहुत सुंदर बात है, आप लोग को अच्छा समझ रहे हैं। तो ये लाइन प्रूव करके हमको दिखाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पेज चेंज करेंगे। क्या आप आदेश देते हैं? वाह, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आदेश दे दिए तुरंत, खट से आदेश दे दिए। चलिए रेडी हैं? हमारे कुछ बच्चे टिपी टिपी कर रहे हैं, तब तक देख। कोई बच्चे राहुल कुमार हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए तो। ऑफलाइन क्लास में ही प्रेजेंट है, तब आपको घंटी बजाने की क्या जरूरत है? चलिए ऑनलाइन में जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, किसी को, कुछ बच्चों को, भाई लोग को कुछ पूछना है, दीदी लोग को कुछ पूछना है, पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, पूछने का मौका ही नहीं देंगे आपको हम। हर बात को अपने मन से एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ने देंगे। चलिए रेडी हो जाइए। अब यहां पर देखेंगे, हम सभी बच्चे उसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। सारे बच्चों को ये दिमाग में सेट है कि ये जो विकिरण हमारे पास आ रहा है, इस विकिरण के बारे में मैक्स प्लांक ने भी थ्योरी दिया है और आइंस्टीन साहब ने भी थ्योरी दिया है। दोनों ने उसके एनर्जी के बारे में बताने का कोशिश किया है, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। और पिछले क्लास में उसको मैं यूज कर चुका था, अगेन यूज करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, तो बात दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हिंदी वर्ड कम लिखेंगे, कोशिश कीजिएगा आप लोग। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, क्या इसको हिंदी में लिखें? क्या कहोगे आप लोग लिखने हैं? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, गुरुजी के परेशानी को कम करते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर इनके अनुसार क्या बताया था? एनर्जी ऑफ, सारे बच्चे जानते हैं, ई बराबर एच न्यू। इतना बार सुन लिया कि अभी घिना गया। क्या हुआ? घिना गया।
लेकिन अभी मेरे पास कुछ लेलवा ले लिया होंगे जो उनको गिनाया हुआ नहीं लग रहा, वो पहली बार सुन रहा होगा। एच इज 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। अरे यही है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? चलिए जो भी लेलवा ले लिया देखिएगा। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की आवृत्ति। चलिए ये एक इक्वेशन आपको मिला है जो विकिरण के साथ एनर्जी आ रहा है हमारे पास, वो एनर्जी इस तरह बताया था। ये बात किसने बताया था? मैक्स प्लांक ने बताया था क्वांटम थ्योरी में। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब इसके बाद हम लोगों के पास आता है टर्म फ्रॉम आइंस्टीन। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, समान ऊर्जा समतुल्यता के आधार पर आइंस्टीन साहब ने कहा था एनर्जी इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर आपने का जो है मास को बताता है और c जो बताता है c होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है आपका वेलोसिटी और स्पीड। जो बोलो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का वेग बोलोगे इसको, या आप लाइट भी बोल सकते हो चलेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आपका हुआ। ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज को बता रहा है, लेकिन इन्होंने माना था कण के रूप में, इन्होंने माना था तरंग के रूप में। बस सोच यही अंतर था दोनों का। लेकिन दोनों ने एनर्जी को, एक ही चीज के एनर्जी को बार बार अलग स्टाइल से बताया है। तो ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मेरा हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहेगा सर लगी जो एकदम शुद्ध अंग्रेजी पढ़ावा लग लो कि समझ जाएंगे ना? हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तब तो छोटे छोटे बात है, हमको लगता है कि उम्मीद है कितना दिन में आप लोग को आदत पड़ गया होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सर mc² इक्वल टू h न्यू। आपके जहन में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको लेमडा चाहिए। क्या चाहिए? वेवलेंथ चाहिए। क्या चाहिए? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैं यहाँ से लाने के लिए न्यू को चेंज करूँगा यहाँ पर। तो सारे बच्चे खूब अच्छा से जानते हैं सर स्पीड ऑफ लाइट या रेडिएशन c इक्वल टू न्यू लेमडा, जानते हैं ना? तो यहाँ से लिखना चाहेंगे लेमडा इक्वल टू न्यू बराबर c/लेमडा कह सकेंगे हम लोग। तो इन बातों को यूज कर लेंगे तो मेरा ये स्टेप चेंज हो जाएगा और तब ये हो जाएगा सर mc²। अपने मर्जी से मैं ऐसा कर दिया, आप मानोगे? देखो जल्दी से, तो m में स्क्वायर करके m से भाग भी दे दिया। क्या कर सकते हो आप लोग? वेरी गुड। तो यहाँ पर हो गया सर h और न्यू को हटा के लिख देंगे c/लेमडा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा p। जल्दी बोलो। या स्टेप ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेंदी हो जाएगा। इसमें स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा, उसको नहीं लाना है, उसको यहाँ से भगाना है। तो स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ से हटाना है। तो दिखेगा mc² रहने दीजिए और h न्यू के बदले हम लिख दीजिए c/लेमडा। एक c कैंसिल हो जाएगा,
तब बचेगा तुम्हारा एम सी इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो ये एम सी हो गया तुम्हारा मोमेंटम। क्या होगा? सारे बच्चे को पता है मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर वेलोसिटी सी है तो ये लिखेंगे, तो उसको वहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग एम सी को, और उसके बदले P लिखेंगे इक्वल टू एच बाय लेमडा। तो गौर करके देखो आप बच्चे लोग, लेमडा इक्वल टू लेना चाहें यहाँ से तो एच बाय पी हो जाएगा कि नहीं? तो वो बातें आपका प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। लेमडा वेवलेंथ इक्वल टू एच बाय पी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ए देके छोड़ देते हैं। ये स्पेशल इक्वेशन हो गया, ये अलग टाइप का इक्वेशन हो गया, जिसको थोड़ा सा लाल हरा पीला कर दीजिए। थोड़ा बेचारा वैल्यू ज़्यादा है इसका, समधी को ज़्यादा लाल हरा पीला दिया जाता है, तब बाराती में ढेर वैल्यू वाला आदमी होता है। और उससे ज़्यादा वैल्यू वाला तो जो आदमी होता है वो तो रंग बिरंग होवे करता है। यस सर, था देखो तो। चलिए ठीक है, आप लोग समझते हैं व्यवहारिक बात को बहुत तेज़ी से, बहुत खुशी की बात है। उसी तरह से फिजिक्स को बहुत तेज़ी से बुझने लगी है। हो गया लिखा हुआ? अब ये बात हो रहा था कि ये जो फोटोन भी एक कण है, कण के रूप में माना गया है, वो भी प्रोपेगेट गमन कर रहा है, तो उसके साथ भी वेव एसोसिएट है। तो वहां से ये बातें आपको दिख रहा है। लेकिन अब बातें हो रही है मटेरियल पार्टिकल। क्या बातें हो रही है? मटेरियल पार्टिकल की बातें। कि मान लो कोई मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, वह मूव कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ, उसका मास m है। तो या कोई कंडक्टर के बारे में बात करो, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज भी कुछ है, उसका मास भी कुछ है, मूव कर रहा है तो उसका कुछ वेलोसिटी भी है। तब उसका मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, और उसका मोमेंटम फिर क्या होगा? कोई नया बात नहीं, मास इंटू वेलोसिटी। बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए, तब उसके लिए उसके साथ जो वेव एसोसिएट होंगे वही हुआ डी ब्रॉगली वेव्स। और उस वेव का वेवलेंथ लिखना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे लेमडा बराबर एच बाय पी। बस पी किसी तरह से खोज लेना है और काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करें। अधिकार आदेश है आपका। चलिए, आप लोग का आदेश मिल गया। ललन कुमार आगे बढ़ो। अब मैं मानने के लिए यहाँ पर इफ electron of mass small m moves with velocity v, यदि कण में हमने नाम लिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और v वेग से गति करता हो, तब आपका जवाब होगा मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संवेग P इक्वल टू हम लोग कहेंगे m इंटू भी। तब आप लोग कहोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ
of matter waves द्रव्य तरंगे का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर h/m/v। ये इक्वेशन नंबर बी आपके सामने है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये लिखा हुआ है ऊपर में, दोबारा लिखना जरूरी नहीं है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए यह हमारे पास इक्वेशन हो गया। एम मास का कोई पार्टिकल है, भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला आया वह आया h/m/v। अब कल्पना करो, यहाँ पर गौर करके सोचो कि सर ये इक्वेशन हमको सिखाने के लिए तैयार है, इस इक्वेशन में कहीं चार्ज दिखाई पड़ रहा आपको? तो बोला गया था आपको कोई भी पार्टिकल यदि मोशन करता है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होता है और उसका वेवलेंथ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट मन में? संतुष्ट हैं आप लोग? चलिए, बहुत सुंदर बात। कुछ बच्चा पूछना चाहता है, क्या देखे भाई? आप लोग जल्दी लिखिए। बोलो रे भारती कुमारी, क्या बात है? ले भाग गई। जैसे पूछते हैं क्या बात है तो भाग जाती है। हाँ, बुझी गई वहाँ गामा में गैया भसिया लग बैठलो तो बीचा बीचा में टिपिर टिपिर करी थी, देखियो कहना लागे जो। समझ में आ गया ये लोग का। चलो, आगे बढ़ूं? तो सर यहां पर क्लियर दिखाई पड़ रहा है लेम्डा वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी जिसका अधिक तेजी से गति करेगा, जो कण अधिक तेजी से गति करेगा उसका लेम्डा कम होगा, छोटा वेवलेंथ होगा, और जो धीरे धीरे गति करेगा उसका वेवलेंथ बड़ा होगा। समझ में आया यहाँ से? क्लियर? मतलब लेम्डा डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। तो चलिए इसको ऑब्जेक्टिव बना के हम लोग आगे लिखेंगे। इस लाइन से हमें यह देखने को मिला लेम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड लेम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बड़ा मजेदार टर्म है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये क्लियर हो गया कि मास, हल्का पार्टिकल का वेवलेंथ बड़ा होगा और भारी पार्टिकल का वेवलेंथ छोटा होगा। मास अधिक होगा तो भारी होगा, मास कम होगा तो कम भारी होगा। यही नहीं बोल सकते हम लोग व्यवहारिक भाषा में? यस सर। तो चलिए यहाँ पर बातें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग लेम्डा और वेलोसिटी के बीच रिलेशन हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हमें प्राप्त करना है लेम्डा और पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के बीच संबंध। आगे बढ़ूं? चेंज कर दूं? रिलेशन बिटवीन de Broglie wavelength and
पोटेंशियल डिफरेंस। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य एवं विभवांतर के बीच संबंध। मतलब लेमडा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू, लेमडा जैसे बोलते हैं तो फिगर में आपको दौड़ जाता है, दिमाग में आ जाता है ना, ये दूरी, यही दिमाग में आता है लेमडा बोलने का मतलब। घटना बढ़ना मतलब घटना मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं घट गया कि नहीं घट गया, देखो तो। और ऐसे ऐसे कर दोगे तो और घट जाएगा, और थोड़ा दूर ऐसे कर दोगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सेट हुआ मेरी बात। तो लेमडा घटना बढ़ना का मतलब समझ में आया। ओ लेमडा घटना बढ़ना बोलने का मतलब यही समझेंगे। और लेमडा इनफिनाइट हो जाए तो, लेमडा इनफिनाइट हो जाए तो वेव सीधे हो जाएगा, वो वेव ही नहीं होगा। लेमडा इनफिनाइट बोलते हैं मतलब वेव वहां नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए अब यहां पर जो टर्म है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, समझिएगा गौर से। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं मैं तो आप सभी बच्चों ने कई बार लाइफ में सुन चुका, एक दो बार नहीं कई बार, कि सर यदि मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट का बारे में बात करूं, ये पॉजिटिव प्लेट है मेरा, और इसके सामने कोई नेगेटिव प्लेट का बात करूं, तो इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यस नो, कॉन्फिडेंस के साथ। कल भी आप सुन चुके हैं कैपेसिटर के थ्योरी पढ़ने में, याद है ना। हाँ सर यस तो बोलते हैं बड़ी जल्दी आप लोग, लेकिन पता नहीं भूल भी जाते हैं बड़ी जल्दी, यही ना दुख है। और हम बोलते हैं याद रहता है, परीक्षा में भी बोलने के लिए रखना पीछे में खड़ा। हाँ परीक्षा माइक लगा लेंगे, बारे में परीक्षा हॉल के बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। तुम लोग 8 जिला का विद्यार्थी है, एक ललन कुमार 8 जिला कैसे जाएगा? और वीडियो कॉलिंग से एक साथ सबको कॉलिंग हो जाएगा? हाँ चलो तुम लोग से एक चीज सीखे कम से कम तो, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूं भी वोल्ट, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया? भी वोल्ट, मैंने सोच लिया। अब यदि बात करूं मैं आपको कि सर इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में यहां पर सोचता हूं मैं, यह इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ई है, मास एम है, तो ये इधर गति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे ले ला साहब, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये करेंगे सर, हम लोग बुला जाता है मुंह से, आप सुर बना के बुलवा लेते हैं। इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, विभवांतर है ना रे। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन एनर्जी गेन करता है? वो बोलने में दम फूल गया, अरे बाप 8 दिन सुन सुन के थक गए, यो बोलने में दम फूल जाता है। सब ये लोग खाली दूसरे फेर में है, मास्टरवा की पढ़ेल को, क्या को चैप्टर पढ़ेल को, अरे गधा सब मास्टर के फेर में लगल है। ई के बराबर क्या बोलेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। ये बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं है, ब्रह्मांड में सारे बच्चे इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद कहे थे कि विभवांतर के अधीन यदि कोई चार्ज पार्टिकल को असलरेट किया जाता है, क्या कहता है? असलरेट किया जाता है, तो वह चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है
और वही एनर्जी प्राप्त करके भी वेलोसिटी से मोशन करता है। तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी कितना मिलता है, तो विभवांतर के कारण जो वर्क डन होगा उसी के बराबर होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान से देखना, याद आ जाएगा, बोलेंगे तो तुम लोग बोलिए क्या बोलते हैं सर, याद आता है। तो यहाँ पर ई के बराबर चार्ज इंटू पी डी, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चार्ज कितना है ई, चार्ज कितना है ई, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी। याद आ गया? यस सर। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक कहना नहीं रहेगा, लगे रहिए सर, हम लोग आपके पीछे पीछे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप सारे बच्चे बोलने के लिए तैयार हो, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू भी। अब देखो दोनों भी आ गया ना, हाँ इसीलिए बोले थे कि वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक साथ कभी न कभी आएगा, तो आप सिंबल में डिफरेंस रखेंगे तभी गाड़ी नहीं फंसेगी, नहीं तो गाड़ी लटक जाएगी। अब यहाँ से आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, लेमडा चाहिए हमको, क्या चाहिए? लेमडा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ सर। ये वेवलेंथ आपका लेमडा है, लेमडा से रिलेशन भी का जोड़ना है, तो मेरे मन में चलना चाहिए कि यहाँ किसी न किसी मंजवा से लेमडा आ जाए, और लेमडा आने के लिए हम लोगों ने सीख लिया कि पी आ जाए तो लेमडा हो जाएगा, और पी तभी आता है जब मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वह तो यहाँ दिख रहा है कि मास और वेलोसिटी है, और वहाँ से पी लें और फिर लेमडा निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से 2 को रिमूव कर दो, रिप्लेस करो, 2 को रिप्लेस करेंगे, एम भी स्क्वायर बराबर ई इंटू भी, 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, हो जाएगा, जल्दी बोलो। और यहाँ पर अब सर एक तो एम है, 2 ठो भी है, तो एम भी 2 ठो बना दे, तो एम भी 2 ठो बनाने के लिए मेरे पास ये तरीका है, हो जाएगा ना। तो ये हो गया 2 इंटू ई इंटू भी, रेडी है। अब ऊपर वाला टर्म हो जाएगा एम भी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एम ई भी, जल्दी बोलो हाँ है ना। तो एम इंटू भी पी हो गया कि नहीं, पी स्क्वायर हो जाएगा, कंफर्म। चलिए बहुत सुंदर बात, पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एम इंटू ई इंटू भी, होगा या नहीं होगा। अब हम स्क्वायर को रिमूव कर दें, यहीं से मोमेंटम मिल गया कि नहीं आपको, और जब मोमेंटम मिला तो वेवलेंथ निकला। इसका मतलब जो पार्टिकल यहाँ गति कर रहा था इसके साथ भी वेव एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर लेमडा कितना होगा, यही लेमडा का मान हमको अब निकल जाएगा। तो मोमेंटम निकल गया तो वेवलेंथ लेमडा भी निकल जाएगा, और लेमडा के फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक नया रिलेशन मिल जाएगा, हो गया लिखा हुआ। चलिए रेडी हो जाइए जल्दी से, पेज चेंज करेंगे। पूरे बोर्ड में जितने भी बात लिखे हैं, किन्हीं दोस्तों को पूछना हो कुछ तो आप पूछ सकते हैं घंटी बजा के। हमको तो लगता है पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मन करे तो पूछ लीजिए, मन है कि मानता नहीं तो मान नहीं मानिए। बढ़े आगे।
चलिए यहाँ पर अब हम बातें करेंगे de Broglie wavelength of wave de Broglie wavelength of wave associated with a moving electron under potential difference V volt. V वोल्ट विभवांतर के अधीन गतिशील इलेक्ट्रॉन्स से संबद्ध वेव्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाई पी सभी बच्चों को पता है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पीछे पेज में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल चुके थे। तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाय, तो उस पी का मान आप लोग को दिमाग में है क्या था, 2m इंटू ई इंटू, था ना। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल गया है। अब ये लेमडा के लिए आपका इक्वेशन नंबर सी हो गया, ए बी ये तीसरा सी है। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा बहस करूं मैं तो यहां से हमें एक नया चीज मिलने का चांस है। इससे क्या मिल सकता है सर, लेमडा इक्वल टू एच प्लस कांस्टेंट, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। अंडर रूट में 2 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बदलेगा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बदलेगा। बस बदल सकते हो सिर्फ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही बदल सकते हो, भी ही अपने मन के अनुसार हम बदल सकते हैं। बाकी इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ें था वो सब कांस्टेंट है। तो ये सारे टर्म आपके कांस्टेंट दिख रहे हैं, कंफर्म। हाँ, नींद तोड़ के रहोगे बाबू, जग जाओ मसान काली, जग जाओ। लेमडा बराबर मैं कह सकूंगा कांस्टेंट इंटू 1 बाय भी रूट भी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेमडा का मान विभवांतर के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विभवांतर जितना कम रखेंगे उसके अंदर गतिशील का इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंग का तरंगदैर्घ्य उतना बड़ा होगा। भी का मान छोटा, लेमडा का मान बड़ा। चलो बातें समझ में आ रही है, सभी बातों से ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब निकल है कि
विभवांतर का मान 100 वोल्ट है, तब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान कितना होगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ जाए, आप कैसे सोचोगे? तो यहां पर सर इस सब का मान बैठा के सरल करेंगे कि नहीं? तो सबका मान बैठा के सरल करिएगा तो 2-4 दिन लगेगा, तो को डायरेक्ट याद कर लेना है। ये सब का मान है और हम बच्चों को याद है, तो 12.27 एंगस्ट्रम, ये सब का मान आपको निकलेगा। एच का मान पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पुट करके सॉल्व करोगे तो यही रिलेशन आएगा और रूट भी तुम्हारा बच जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल बनाना हो कि 100 वोल्ट पर यदि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो लेम्डा का मान सबसे पहले कौन बोलोगे? कितना बोलोगे? नन बोलिए रे, बगल वाला बोल रहा है, पीछे वाला नन बोले, खाली मास्टर फिर हमने रानी मास्टर की पढ़े लिखो, हाँ नन बोले, हाँ बोलो क्या? अच्छी बात है गंदी बात है? बहुत अच्छी बात है सर। चल ध्यान दो, तो भी का मान 100 बोला, 100 का स्क्वायर रूट सभी जानता है, 10 नीचे में होगा तो डेसिमल भाग जाएगा आगे, होगा कि नहीं होगा? तो 10 सेकंड चुटकी बजा के हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आ ही सकता है, कई बार आ चुका है, तो बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए बहुत सुंदर बात। तो ये हमारा डायरेक्ट, इसको याद रखिएगा, इसको डी नंबर कर दीजिए। मेन फॉर्मूला ये हुआ, लेकिन कितना मास बैठाइएगा, कितना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बैठाइए, चार्ज बैठाइएगा, गुना भाग करिएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट भी लेना है, सबको एक बार सॉल्व कर दिया गया। और ये एंगस्ट्रम तो बुझते हैं ना आप लोग? हाँ सर, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, चिल्लाइएगा रोइएगा नहीं, इनाम मिलेगा, देखिएगा गौर से। लेमना का मान ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, रोइएगा नहीं कोई। एन एम नैनोमीटर, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? एंगस्ट्रम नहीं रहेगा, नैनोमीटर रहेगा। 1.227 बाय रूट भी नैनोमीटर, राइट? टेंशन नहीं रे, सुनिए लो, 1 नैनोमीटर बराबर इसी को बदल उदल के देखोगे हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रिलेशन बिटवीन लेम्डा और भी। हो गया लिखा हुआ? चेंज कर दे, रेडी? स्टेडियम में पानी लेके आया है, पानी पिला पिला के मारेंगे ना रे। बढ़ू आगे। रिलेशन बिटवीन अब जरा ध्यान से देखना, अब छक्का सब लगेगा। हाँ छक्का देखने में मजा लगता है, अब छक्का लगेगा। मैं बुढ़बा अभी यहाँ लगेगा तो कदाचित देखो, ये लोग को याद है क्रिकेट वाला छक्का नहीं, यहाँ छक्का लगेगा। छक्का वाला शॉट देखने में मजा आता है ना? हाँ वही शॉट लगेगा, देखना। अब क्या तो फंसेगा दलदल में पता नहीं। रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेव लेंथ, ले wavelength and
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हिंदी समझ गए होंगे आप लोग। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा एवं परमताप के बीच संबंध। दो तीन चीज पूछेंगे केमिस्ट्री का, आप लोगों से बात करेंगे। तो उसमें पूछेंगे, आप लोग जवाब देने का कोशिश करोगे। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बोल्ट्जमान कांस्टेंट सुना है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या आप लोगों ने लाइफ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा है? गैस की गति के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स, हीट देते हैं, गैस फैलता है, मोल कंसेप्ट पढ़े हैं। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको यह शब्द सुनाई कान में चला जाना चाहिए था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चला जाना चाहिए था, नहीं किया तो हल्का सा आइडिया देंगे। सारे बच्चे इस दुनिया में जानते हैं गैस कांस्टेंट है? वो नहीं रे, कुछ नहीं याद रहा। पीवी बराबर एन आर टी, यही आर है गैस कांस्टेंट। चलो बहुत अच्छा बात। और एवोगाड्रोज नंबर सुना है ना आप लोगों ने? दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। याद आ गया होगा वर्षक, पढ़े नहीं क्या कभी? अब तो तुम लोग कल का पढ़ाया हुआ बोलते हो नहीं जानते हैं। तो जो एक महीना पढ़ लिए 6 महीना पहले, है कि नहीं? चलो ये बीच में जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज करेंगे, याद रखिएगा इसका। एक छोटा सा चीज पे ध्यान दोगे बाबू लोग। यहां पर बोला गया है कि किसी गैस में आप हीट देते हैं तो गैस के अनुगतिकर्ता जो है तो उसको काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? काइनेटिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में भी बताया जा सकता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या पार्टिकल बोल सकते हो, चलेगा। तो यहां पर हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, गैस का गतिज ऊर्जा, एक कण का गतिज ऊर्जा, हिंदी सब समझता नहीं लिखेंगे, ई के बराबर 3/2 के इंटू टी। के पहले बता चुके के क्या है? के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर का जो रेशियो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट को बता रहा है। और वही के यहाँ पर है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी तुम्हारा हुआ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या हुआ?
टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, परम ताप। तो यहां पर देखेंगे गौर से, ये एक फार्मूला हो गया। और हम लोगों ने जनरली, कोई भी बच्चा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानता है, सबको दुनिया में मालूम है, ई के बराबर हाफ एम स्क्वायर। ये सभी लोग दुनिया में जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं या नहीं? यदि कोई गैस के अणु या पार्टिकल के कण का मास m है और v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बराबर ये होगा। और वो काइनेटिक एनर्जी उसको दिया हीट एनर्जी के कारण, तो वह काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर हुआ। वही एनर्जी प्राप्त करके वो गति कर रहा है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किए थे, गौर से सुनना, विभवांतर का बात हो रहा था, वहाँ टेम्परेचर का चर्चा नहीं था, वहाँ हीट नहीं दे रहे थे, वहाँ पर विभवांतर डेवलप किए थे। विभवांतर डेवलप किए थे तो वो कण गति कर रहा था। यहाँ पर टेम्परेचर के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 यदि बात करूं मैं, तो आप बच्चों के जहन में आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के इंटू टी। यस नो? टू खल्लास। तो फिर मैं कहूंगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाय एम बराबर 3 kT। जल्दी बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं बाबू? तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एम, एम को हटाओ यहाँ से, तो पी स्क्वायर बाय हो जाएगा 3 mkt। तो पी बराबर समझ में आ गया होगा, जैसे पी निकला तो मेरा काम हो गया। यही काम चला लेते हैं, स्क्वायर भी हटा देते हैं। आया बात समझ में? तो पी मोमेंटम बराबर ये भी आया कि नहीं आया? मोमेंटम का इक्वेशन टेम्परेचर के टर्म में, किस टर्म में? टेम्परेचर के टर्म में। तो गैस के अणु के पार्टिकल के टेम्परेचर को बढ़ाओ तो मोमेंटम भी, लेकिन रूट के अंदर है ना, थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ता है, तेजी से नहीं होगा। तो अब यहां पर देखोगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ बात करूं मैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर बात करूं तो आप लोग यहां बोल दोगे आराम से लेमडा इक्वल टू h/p। तो यहां पर हो जाएगा सर लेमडा बराबर h/√3m k इंटू 1/√t। जल्दी बोलो। तो फिर यहां पर ये जो चीजवा है कांस्टेंट है कि नहीं है? तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर आप इक्वेशन बन चुका, इक्वेशन लिखने कहेगा तो यही लिख के काम करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। पार्टिकल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब दो कण गति कर रहा है, एक का टेम्परेचर अधिक है, एक का टेम्परेचर कम है, वेलोसिटी सेम है, एक टेम्परेचर कम और अधिक है, तो वेव लेंथ बदल जाएगा। दोनों का वेवलेंथ सेम नहीं होगा, मतलब वो वेवलेंथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर है। राइट? लिख लिया? टेम्परेचर अधिक वाला का लेमडा अधिक होगा कि कम वाले का? जिसका टेम्परेचर कम है उसका लेमडा अधिक होगा। चलो बहुत सुंदर बात, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये छोटा छोटा बात आप लोगों ने सुना, यहाँ भी एक इक्वेशन आपका बन गया। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देंगे हम? ई। ये हुआ इक्वेशन नंबर ई। ABCDE 5 गो लेमडा के लिए इक्वेशन आपके सामने जा चुका है। पांचों इक्वेशन आपको, दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है इस 5 को इक्वेशन पर कम से कम 2 गो ऑब्जेक्टिव ना पूछे, दैट इज इम्पॉसिबल। कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव सभी एग्जाम में आता है,
इस पांचों इक्वेशन पर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड कंसेप्ट है ये सब। तो चलिए, हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ूं। चलिए अब नोट करके हम लोग लिखिए फटाफट। अब ऑब्जेक्टिव सब क्या बनेगा, जरा हम लोग उस पर विचार करें। चलिए नोट पॉइंट करके लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला नंबर में देखेंगे, ध्यान दोगे, आप लोग खुद से समझना, होशियार हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर तो आप लोग पहले देख चुके थे कि नहीं देखे थे? हाँ सर, देख चुके थे। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, है कि नहीं है? इसका मतलब हुआ सर, ध्यान देना गौर से, यहाँ पर मैं इसको फिगर में समझाऊंगा, गौर से देखना। तो पहला पॉइंट फिगर में समझाना चाहता हूँ, इसको हिंदी में लिखना है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखा, लिख लिया ना, अपने मन से हो जाएगा। ए सर लिख ही दो तो कथी लास्कत करे जो। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का मान डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का मान, ध्यान से देखना, का मान कण के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, आप लोग को आत्मा में शांति मिले। इसका मतलब हुआ दो ठो कण तुम्हारे पास हैं, दोनों कण का द्रव्यमान सेम है, और दोनों जब गति कर रहा था तो देखा गया कि एक कण का वेग अधिक है और दूसरे कण का वेग कम है, और दोनों कण के साथ तरंग वेव एसोसिएट होगा, तो किसका अधिक वेवलेंथ होगा? तो जिसका वेग कम है, राइट। चलो, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से गप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जगह है, या पेज चेंज करके लिखा है, या छोड़ो हटो, यहीं पर लिख लेते हैं, काम चला लेंगे इसी जगह। यहाँ पर हम लोग आराम से कर सकेंगे। लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 बाय V1 मैं कहूँगा नहीं। तो यहाँ से क्लियर है कि मैं दो कण पे बात करूं। यदि ऐसा करूं मैं, इफ V1 इज लेस देन V2, देन V1 छोटा है V2 से, तो माय डियर बच्चों यहाँ पर कहना होगा लेमडा 1 लेस देन लेमडा 2। बात समझ में आया? जरा सा मैं इसको फिगर के द्वारा समझाना पसंद करूंगा। फिगर के द्वारा पसंद करूंगा। एक पार्टिकल है, इसका भी मास m है, दूसरा पार्टिकल है, उसका भी मास m है, दोनों गति कर रहा है। एक गति कर रहा है, एक गति करेगा यहाँ पर V1 वेलोसिटी से, और दूसरा वाला जो कण है वो भी गति करेगा V2 वेलोसिटी से। बड़ा मान को बड़े लाइन से दिखाया, छोटे मान को छोटे लाइन से दिखाया गया। तो यहाँ पर भी वेव एसोसिएट होंगे। तो ध्यान देना गौर से, यहाँ पर जो वेव दिखाएंगे ऐसे दिखाया मैंने, और यहाँ पर भी जो यहाँ पर
थोड़ा सा देखना अंतर क्या किया गया, समझना बात को गौर से। तो दोनों जगह वेव एसोसिएट होंगे। यहां पर मैं मानने के लिए तैयार हूं V1 ग्रेटर देन V2, यह मैं मान रहा हूं कि V2 बड़ा है। तो गौर से देखो, यहां पर भी लेमडा ये मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा, ये लेमडा 1 कहूंगा मैं, और यहां पर देखो लेमडा कितना बड़ा है। मीनिंग समझ में आया? जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है उसको फिगर में क्लियर हो जाता है। ओ हाँ, दो गो कण है, दोनों गति कर रहा है, लेकिन एक तेजी से जा रहा है, एक धीरे धीरे जा रहा है। तो जो तेजी से जा रहा था उसका वेवलेंथ छोटा दिख रहा है, उसका वेव का डिजाइन देखिए, और जहाँ धीरे धीरे जा रहा है वहां पर वेव का डिजाइन देखिए। दोनों में अंतर दिख गया? माइंड में चला गया कि लेमडा बड़ा छोटा क्या हुआ? चलो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया कि लेमडा 1 लेस देन लेमडा 2। पहला बात हुआ। तो क्या ऑब्जेक्टिव सब बना दोगे कि नहीं? कहेगा कि एक कण है ए, कण का नाम है ए, दूसरे कण का नाम है बी। एक कण गति कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, उसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम है। अब दूसरा कण गति कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, उसका वेवलेंथ कितना होगा? न्यूमेरिकल आ सकता है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल हुआ, ये सब आ सकता है। तो क्या बता सकता हूं या नहीं? हाँ सर। एक कण का वेग दूसरे कण के वेग का दुगुना है, तो वेवलेंथ कितना गुना होगा? हाफ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव? यस। चलो मैं मान लिया कि आपने इसको समझ लिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है उसको सही है। कौन सी वाला लेमडा 1? वहां जो समझाए वही नहीं चेंज करेंगे। V1 को बड़ा रखे थे आप लोग उल्टा इसको करवा रहे थे हमसे। समझ गए थे लेकिन उल्टा करवा रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी धन्यवाद इसके लिए। सेकंड पॉइंट, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, सीधा बात है, कण स्थिर है तो तरंग का कोई गप्पे नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ होगा इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, तो वह वेव नहीं होगा, सीधा गति चलो। तो वही कह रहा है कि यदि कण स्थिर हो तो v बराबर 0 सोचेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट? ऑब्जेक्टिव बन सकता है? जवाब दे दोगे? चैलेंज? तो यहां पर स्पष्ट हुआ। हिंदी भी लिखिए देते, तुम लोग का आत्मा में शांति मिलेगा। यदि कण स्थिर हो तो उस कण से या उस कण का तरंग दैर्ध्य इसका मतलब तरंग हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तरंग दिखाई नहीं पड़ेगा। तरंग है ही नहीं तो दिखाई क्या पड़ेगा? खाक क्या रे? चलिए पॉइंट नंबर 3, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। चलो भाई, मैं एक ही साथ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को गति कराता हूं सेम वेलोसिटी से। सुना कुछ? क्या सुना?
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को सेम वेलोसिटी से गति करा दें तो दोनों के साथ वेव एसोसिएट होंगे। तो किसका वेवलेंथ अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का? नहीं नहीं, ध्यान, चिवा जाएंगे कच्चे। क्या देखा यहां पर? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास जिसका छोटा लेमडा उसका बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन छोटा होता है? हैं? तो लेमडा किसका बड़ा होगा? जिसका मास छोटा उसका लेमडा बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन का मास छोटा तो लेमडा उसके साथ बड़ा होगा। तो प्रोटॉन कहाँ से आ गया? मान है कि मानता नहीं सर, मानो हम चली लो छो, गर्मी लागे छो, ठंडा लागे छो। हाँ हो गया क्लियर? गप गप में बात खत्म। लेकिन कुछ फार्मूला कुछ सिंबल लिखना चाहिए तब मजा आता है थोड़ा सा। तो पहले हिंदी में लिखना है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान कण के यही हटा देते हैं, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बंधु लोग? तो यहां पर सिंपल बात है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये लाइन फटाक से हमको बताने के लिए तैयार है। लेमडा 1 बाय लेमडा 2 इक्वल टू m2 बाय m1। अब हम बच्चे लोग अपने मन से पहला कण का नाम मान लें इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम ही। सुना गौर से, भाषा नहीं लिखेंगे, गौर से सुनेगा। और दूसरा कण ले लिया प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन mp मान लिए। तो तुम लोग ये बता दो कि यहाँ m2 बड़ा होगा कि m1 बड़ा होगा? m2 इज ग्रेटर देन m1, कॉन्फिडेंस के साथ। तो सर यहाँ पर हो जाएगा लेमडा 2 लेस देन लेमडा 1। क्लियर दिख रहा फॉर्मूला से? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों की बात क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग फटाफट सोचेंगे। प्रोटॉन का मास अधिक होने के कारण उससे एसोसिएट जो वेव होंगे उसका वेवलेंथ छोटा होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, सेम वेलोसिटी से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो किससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान छोटा होगा? किससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान बड़ा होगा? बोलने में कोई देरी? कंफर्म? तुरंत बताएंगे? चलिए बहुत अच्छा, जो सारा है ना। हाँ, दीवार नहीं पहुंच जाना खाली। चलिए पेज चेंज करूं? चेंज करें? चलिए नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। डी ब्रॉगली और मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑन द मटेरियल पार्टिकल। क्लियर हो गया ना? ये संतुष्ट है पहले से आप लोग? हाँ, हिंदी वाला खाली लिख लेगा एक बार, समझा दिए थे पहले। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान कण के आवेश से स्वतंत्र होता है।
राइट। तो आप बच्चों से प्रश्न किया जाएगा कि एक कण का आवेश 2 कूलम है और दूसरे कण का आवेश 4 कूलम है, दोनों को सेम वेलोसिटी से गति करा देते हैं, दोनों का मास भी समान है, तो किसका वेवलेंथ बड़ा होगा? हैं? हाँ सर, चार्ज बड़ा छोटा है कोई मतलब नहीं है, चार्ज से ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। क्लियर? कोई डाउट मन में? बहुत अच्छा बात। चलिए नंबर 5 को देखिए क्या कर रहा है। डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सुन चुके थे कुछ देर पहले, राइट? तो डी ब्रॉगली वेव नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। काहे को? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल से बना है ये, राइट? जबकि कह रहा है डी ब्रॉगली वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज्ड एज वेल एज अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर बात है? हिंदी में लिख लोगे? आप लोग की आत्मा को कष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आत्मा एक दिन परमात्मा के पास जाएगा तो हमसे पूछेगा कि रे ललन कुमार, तुमने ये आत्मा को क्यों रुलाया था? बस खाली छोटा सा विश्वास का जरूरत है, आत्मा को रोने नहीं देंगे, विश्वास हम तो जिंदगी बढ़ते रहिए, कोई मना नहीं करेगा। आगे बढ़े। तो क्या कहा आपने, समझ में आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशित कण के त्वरित होने से प्राप्त होता है, जबकि डी ब्रॉगली तरंग आवेशित तथा उदासीन दोनों कण के त्वरित होने से प्राप्त होता है। अतः डी ब्रॉगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकृति में नहीं है। चेंज करूं? यहाँ पेज खाली खाली लगता है, इसको कुछ और लिख देते हैं। यहाँ से पता चला कि चार्ज नहीं है, इस इक्वेशन से पता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है। चलो ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। de Broglie wavelength wavelength lambda is inversely proportional to the square root of difference. de Broglie तरंगदैर्ध्य का मान आरोपित विभवांतर के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत सिंपल बात है, आप इसको देख चुके थे कुछ देर पहले, इसमें कहीं को मातापची नहीं है, डायरेक्ट आपको वहां पर मिला था लेमडा इक्वल टू 12.27 बाय रूट भी एंगस्ट्रम, याद है ना। तो यहाँ से आपको सिखाया गया था लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट भी, है या नहीं है। तो अलग अलग विभवांतर को डेवलप करा के एक ही कण के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो दोनों से रिलेटेड वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2 होगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट v2 बाय v1। गलती से इसको वेलोसिटी समझ लेंगे तो अन्याय हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको आप लोग समझ गए, यहाँ पर मतलब एकदम स्पष्ट है कि v यदि छोटा होगा, सॉरी ये छोटा v का मान होगा तो लेमडा का मान अधिक होगा, बड़ा होगा, हम लोग आराम से कह सकेंगे। तो यहाँ मैं आराम से कह सकता हूँ v2 लेस देन v1, देन लेमडा 2 लेस देन लेमडा 1। v2 छोटा होगा v1 से, तो लेमडा 2 का मान लेमडा 1 से छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनता है कि सर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए ठीक है, वाह रे बहादुर साहब। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि सर कहीं पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस का मान 100 वोल्ट डेवलप किए हैं, क्या कहे हैं 100 वोल्ट डेवलप किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मान, तो वहाँ पर वेव जो लेमडा होगा वह लेमडा हम डायरेक्ट कर सकते हैं 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बाय रूट, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे में 10। तो और अधिक से अधिक क्या हो जाएगा
वन पॉइंट 1.227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रम। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो हमें जरूरत है। भी का मान 100 वोल्ट है, तब देखो कौन से वेवलेंथ कितना मिल रहा है, 1.227 एंगस्ट्रम, बहुत छोटा मिला है कि नहीं है। अब भी का मान और घटा के देखोगे तो भी का मान और घटा के देखते हैं क्या होता है। तो भी का मान हम ऐसा लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो यदि हम लोग भी का मान 4 वोल्ट लेंगे, का है सबसे छोटा लो, राइट। तो उस समय लेमडा का मान क्या हो जाएगा तुम लोग का, क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट नहीं। तो आप इसको क्या कह पाओगे, 6.15 मतलब यहां पर बढ़ा नहीं रे, लेमडा का मान थोड़ा बढ़ गया। मतलब गौर से देखो, भी का मान 100 से घटा के कितना कर दिए, 4, 100 से घटा के 4 कर दिए, लेकिन लेमडा का मान कितना हुआ, 1 से बढ़ के कितना हुआ, 6, लगभग अंदाज सोचो। तो 6 गुना हुआ ये, लेकिन भी का मान कितना घटाया, 25वां भाग, मतलब भी का मान 25वां भाग घटाया तो लेमडा का मान 6 गुना हुआ, लगभग 6 गुना हुआ। तो ये देखो डिफरेंस है, क्योंकि वहां भी पर रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट, इसी कारण से ऐसा हुआ। चलिए आगे बढ़े। बहुत सारा क्वेश्चन भी सोचा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनवाने के लिए। तो यदि मैं सभी पार्ट को अलग अलग सोच लिया तो न्यूमेरिकल में आपको दम बचेगा नहीं, फटाफट आप लोग बना सकते हैं। धमकाइए नहीं भाई, पढ़ाइयो रहेगा सर, रुकिए सर, बैठिए सर, उठिए सर, धमका लो, तुम्ही लोग का भी राज है। चलिए आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड पे अभी दिख रहा है, उसी में क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें कौन बोलते हैं, किसमें है कितना दम, देखते हैं। सर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के मान को मैं 25 गुना कर दिया तो लेमडा का मान कितना गुना होगा, विभवांतर का मान मैंने 25 गुना बढ़ा दिया तो लेमडा का मान कितना गुना घट जाएगा, 1/5 गुना। क्या होगा, भी का वर्गमूल है रूट है रे, 25 का वर्गमूल 5, सोचना क्या है, है? यदि भी का मान 100 गुना बढ़ाएंगे तो लेमडा का मान कितना गुना घटेगा, 1/10, कंफर्म। चलो
de Broglie wavelength of waves is inversely proportional to the square root of एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो तो अच्छा बच्चा लोग अपने सोच लेता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान परम ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसमें आप लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, पिछले पेज में लेमडा प्रोपोर्शनल टू आपको मिला था 1/√T, याद है ना। यहाँ पर हम लोगों को λ1/λ2 इक्वल टू √T2/T1। तो सीधा बात है, इसमें कोई दम अब नहीं है। बस इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन λ1 λ2 लेस देन λ1। पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा का मान घटेगा। कंफर्म है। तो दो पार्टिकल अलग अलग टेम्परेचर पर गति कराया जाएगा सेम वेलोसिटी से। तो मैं पूछूंगा आपको, बता दो कि किसका वेवलेंथ अधिक होगा। जिसका टेम्परेचर कम है उसका वेवलेंथ अधिक होगा। संतुष्टि के साथ बोल दोगे? कोई दिक्कत मन में? चलिए तब अब हम लोग आज ब्रेक करते हैं। तब एक क्लास हमारा और हो जाएगा कंप्लीट न्यूमेरिकल का क्लास, जो अगले क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और जितने भी बच्चे अभी मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं सबको नॉलेज में होना चाहिए कि फिर हम लोग आगे चैप्टर को चेंज करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ओके, बाय बाय।